उत्तर प्रदेश के रण में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लखनऊ में विजय शंखनाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं लिया चलते हैं। सामर्थ्यवान बन जाएगा। आज नेताजी ने अपने भाषण में पराजय स्वीकार कर लिया। अभी अभी वो भाषण कर रहे थे, मुझे जानकारी मिली। नेताजी कह रहे थे, मोदी जी रैलियों में भीड़ इकट्ठे में करने में मुकाबला मत करो। मतलब इसमें तो उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया कि वो मोदी की रैलियों की भीड़ में मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरा भी पराजय स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा मोदी जी विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें। भाइयों बहनों, मैं विकास की राजनीति का पक्ष कर रहा हूं। मैं देश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को 10 साल से कह रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ो, विकास की राजनीति के मुद्दे पर आओ। आज मुझे खुशी है कि नेताजी को भी अपने पुराने रास्ते छोड़ करके आज अपने भाषण में विकास की चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये उनका दूसरा पराजय है। भाइयों बहनों, नेताजी आप गुजरात की आलोचना कर रहे हो। अच्छा होता आप अपने उत्तर प्रदेश के काम का हिसाब देते। उत्तर प्रदेश को आप कहां से कहां ले गए, जरा जनता को उसका हिसाब देते। लेकिन गुजरात का भी वो झूठ फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछना चाहता हूं, आपको बिजली मिलती है? जरा जोर से बोलिए। बिजली मिलती है? गांव में बिजली आती है? किसान को बिजली मिलती है? घरों में बिजली मिलती है? क्या शहरों में भी पूरी बिजली मिलती है? नेताजी जरा गुजरात जाकर के देख के आइए। 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है नेताजी। और आपके यहां तो बिजली में भी रिजर्वेशन है। नेताजी के इलाके में तो बिजली मिलेगी, लेकिन जनता जनार्दन को बिजली न मिले, ये तो आपके कारनामे हैं। आप मेरे से विकास की बात कर रहे हो। नेताजी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आपके बेटे की सरकार को 1 साल नहीं हुआ है। आपको तुलना करनी है। 1 साल में आपने उत्तर प्रदेश में 150 दंगे करवाए हैं। गुजरात में 10 साल में 1 दंगा नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। आप हमसे तुलना कर रहे हो। नेताजी, शर्म से माथा झुक जाता है। नेताजी, आपकी राजनीति के कारण, आपके नेताओं की गुंडागर्दी के कारण पूरे हिंदुस्तान में जो गंभीर गुनाह है, उसमें 45% गुनाह अकेले नेताजी आपके नाक के नीचे होते हैं। और आप हमें सुना रहे हो। इतना ही नहीं, महिलाओं का, जिनका सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए, उन महिलाओं को 1 साल में अकेले उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं घटी है। नेताजी, आप हमारे साथ विकास की किस भाषा में बात करते हो? इतना
हुई है। क्या लोग आपको चुन करके इसलिए बिठाते हैं? और क्या किया आपने कानपुर में? वहां के विद्यार्थियों की आपके नेता जाकर के पिटाई करे, आपकी पुलिस विद्यार्थियों पर जुल्म करे, पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में संकट का छाया आ जाए। ये देश ये गुंडागिर्दी की राजनीति अब स्वीकार नहीं करेगा। आपने ये जो हालत पैदा की है और आप हमारा हिसाब मांग रहे हो, नेताजी आपके कारनामे कैसे हैं वो अब ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब समाजवादी पार्टी में भी दो खेमे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में भी दो खेमे हो गए हैं। एक खेमे का नाम है समाज विरोधी पार्टी और दूसरे खेमे का नाम है सुखवादी पार्टी। वो सुख और मौज में पड़ गए हैं। ये सुखवादी पार्टी है, ये समाज विरोधी पार्टी है। नेताजी, आपकी राजनीति भले चलती हो, लेकिन मेहरबानी करके राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेना बंद कीजिए। उनके आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी। ये नाच गान के नजारे, ये रिलीफ कैंप में बच्चों की मौत, राम मनोहर लोहिया जी को कितनी पीड़ा देती होगी। और नेताजी, कुर्सी सब कुछ नहीं होती है, उससे भी आगे जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने का एक बड़ा दायित्व होता है। नेताजी, आप विकास की बात कर रहे हैं। आज गुजरात में विकास का एक पैमाना होता है प्रति व्यक्ति आय। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 26,000 रुपया है और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है। 75,000। ये ऐसे नहीं आया। भाइयों बहनों, पूरा बड़ा इतना उत्तर प्रदेश गुजरात से 10 गुना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिर्फ 10,000 गांवों में बिजली जा रही है। गुजरात के 100% गांवों में बिजली जाती है। घरों में बिजली, नेताजी, आपके उत्तर प्रदेश में 40% परिवारों को भी अभी बिजली नहीं पहुंची है। गुजरात में 99% परिवारों में बिजली पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, वादे करने, आप गुजरात के विकास की बात करते हो। मैं जरा पूछना चाहता हूं, नेताजी, आपने मेरे से गुजरात से शेर मांगे थे, शेर, बब्बर शेर। मैंने कहा ठीक है, दे दो भाई। इतना ही नहीं, आपने हमसे अमूल भी मांगा, अमूल। अगर आपको गुजरात का विकास नहीं देखता है तो अमूल को उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत क्या पड़ी। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो किसान या जो मालधारी पशुपालक दूध का उत्पादन करता था, उसको दूध का दाम सिर्फ 15 से 18 रुपया मिलता था।
जब से अमूल ने दूध खरीदना शुरू किया उत्तर प्रदेश में, यहां के मेरे गरीब किसान को, पशुपालक को आज दूध का दाम 35 से 40 रुपया मिल रहा है। ये गुजरात का मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल। उत्तर प्रदेश में आप दूध उत्पादक को 15-18 रुपये से ज्यादा दे नहीं पाते थे, हमने आकर के 35-40 रुपया देना शुरू कर दिया। किसान का भला कैसे होता है हमने दिखाया। और अभी पिछले हफ्ते ही अमूल के प्लांट लगाने का शिलान्यास आकर के हमारे लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, आप बातें करते हो लेकिन विकास के रास्ते पर आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, बहुत सामर्थ्य है। ये मुरादाबाद का पीतल, ये फिरोजाबाद का ग्लास, ये सहारनपुर की लकड़ी, ये बनारस की सिल्क साड़ी, ये मिर्जापुर का कालीन, ये सीतापुर फतेहपुर सिकरी का दरिया, ये कानपुर का चमड़ा, ये अलीगढ़ के ताले, ये कन्नौज का इत्र, फर्रुखाबाद का हैंड ब्लॉक, आगरा के जूते, क्या कुछ नहीं है। लेकिन आपने उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। ये सारी चीजें दुनिया के बाजार में डंका जमा सकती थी, लेकिन आपको विकास क्या करना, कैसे करना, इसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति में तुले हुए हो। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में पतंग का उद्योग है और ज्यादातर हमारे यहां पतंग के काम में गरीब मुसलमान परिवार लगा हुआ है। जब मैं नया मुख्यमंत्री बना तो पतंग उत्पादन 35-40 करोड़ रुपए का था। हमने उस पतंग में भी जान भर दी और वो व्यापार आज 500 करोड़ का हो गया, 500 करोड़ का। विकास कैसे किया जा सकता है, विकास को लेकर के गरीब से गरीब का भला कैसे किया जा सकता है, ये हमने करके दिखाया है। आप लोग एक तरफ ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है और वोट बैंक की राजनीति में मुस्ताक इन लोगों ने भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं रखी है। बेतनाह, और आपके उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का नाम देख लीजिए जो दिल्ली में बैठे हैं। एक मंत्री कोयला खा गए, मालूम है ना। आपके उत्तर प्रदेश के एक सज्जन जो दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार में विराजते हैं, कोयला खाने पर उन पर आरोप लगा हुआ है। और दूसरे मंत्री दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटते हैं और घर में अपंग, अंध, अपाहिज उनके पैसों से भी मलाई खा लेते हैं। भाइयों, गंभीर आरोप लगे हैं उन पर। एनजीओ के नाम पर अपंग को, विकलांग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें से भी भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं छोड़ते हैं। और एक तीसरे मंत्री ऐसे हैं, जब उन्होंने सुना कि एनजीओ का भ्रष्टाचार का, उन्होंने कहा 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमारे केंद्र का मंत्री 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, 70 करोड़ होता तो मैं मान लेता। बेशर्मी की भी तो कोई सीमा होती है भाइयों, बेशर्मी की तो सीमा होती है। इतना ही नहीं, यहां पर एक मंत्री की भैंस खो गई। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेटा खो जाए खबर नहीं बनती है,
लेकिन एक मंत्री की भैंस खो गई, खबर बन गई। और मैं तो सोच रहा था मंत्री जी का बयान जरूर आएगा, वो जरूर कहेंगे, उनकी भैंस खो जाने पर कहेंगे सेक्युलरिज्म पर खतरा है। वो जरूर कहेंगे उनकी भैंस चली गई, वो जरूर बोलेंगे कि सेक्युलरिज्म पर खतरा है। भाइयों बहनों, यही जिनके तौर तरीके हैं, उन लोगों से भाइयों बहनों देश का कभी भला नहीं होना। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है, चुनाव जीतने की एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर के घूम रहे हैं वो लोग, लेकिन वो जड़ी बूटी की अब ताकत नहीं रही है। आप जरा गौर से देखिए और उत्तर प्रदेश के हर गली में जाकर के लोगों को समझाइए। आप उनको कहते हैं बच्चे को रोजगार चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, अरे रोजगार बात में पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं खेत में पानी चाहिए, तो कह रहे पानी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं महंगाई कम करो, अरे बोले महंगाई छोड़ो, आज सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबी से जूझना पड़ रहा है, वो कहता है गरीबी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की चर्चा करो। बच्चों को स्कूल में एडमिशन चाहिए, वो कहता है सेक्युलरिज्म की बात करो। भाइयों बहनों, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए ये सेक्युलरिज्म का नकाब पहन करके, सेक्युलरिज्म के नाम के बातें करके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, ये सेक्युलरिज्म का डिंडोरा पीटने वाले लोग, यहां सपा का राज रहा, यहां बसपा का राज रहा, यहां कांग्रेस का राज रहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नेताजी, मुसलमान के लिए हज यात्रा उसकी आस्था का विषय होता है। हर मुसलमान की चाह रहती है कि हज यात्रा करने का अवसर मिले। पंजा नहीं पड़ने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आखिर में मेरे मन के भावों को व्यक्त करने वाली उसके पहले मेरे साथ एक बार बोलिए भारत माता की। भाइयों बहनों, एक कविता मैं मानता हूं आज की स्थिति में सब सवालों के जवाब देती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। के कारनामे ऐसे रहे हैं कि जो लखनऊ अदब और तहजीब से जाना जाता था, उसी लखनऊ में शासन करने वाले लोगों ने उसे भुला दिया है और तह बाजारियों को अपने बगल में बिठा दिया है। आज तहजीब पर तह बाजारियां हावी हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां की जनता से प्रार्थना करता हूं कि आपकी वो जो विरासत है,
जो सदियों से पली बढ़ी है, उस विरासत को तबाह करने का किसी को अवसर न दें। भाइयों बहनों, यहां पर शासन में बैठे हुए लोग इसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में अब कव्वाली की तान नहीं है, सिर्फ राजनीति का ताना बाना बचा है। अब यहां संगीत की बंदिश नहीं है, बदमाशों का बोलबाला है। अब यहां तबले पे थाप नहीं है, यहां पर दिन रात गुंडों की थप्पड़ें ही दिखाई दे रही है। संगीत के सुर नहीं है, कट्टे और बंदूकों की आवाज सुनाई दे रही है। गोमती का वो वैदिक स्वरूप नहीं, ऐसे लग रहा है गंदी नाली बना दी गई है। क्या हो गया हमारे उत्तर प्रदेश को? हम भी वही हैं, तुम भी वही हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। भाइयों बहनों, जो गर्व से अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की बात करते थे, उसमें बहुत बड़ा वजन है, बहुत बड़ी ताकत है। और उसी से प्रेरणा लेकर के मैं आज लखनऊ की धरती पर कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत का सपना तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत होगी। समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव मजबूत हुए बिना समृद्ध हिंदुस्तान संभव नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों का सपना होना चाहिए कि अगर भारत का भाग्य बदलना है तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की करनी पड़ेगी। अगर देश के गरीबों का, दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण करना है तो उसका प्रारंभ इस विशाल प्रदेश से करनी होगी। और एक बार उत्तर प्रदेश सामर्थ्यवान बन गया, उत्तर प्रदेश शक्तिशाली बन गया, तो हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनने में देर नहीं लगेगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान सामर्थ्यवान बन जाएगा। आज नेताजी ने अपने भाषण में पराजय स्वीकार कर लिया।